विवेक के सर पर रखे इनाम के बंटवारे की बात सुनकर सेतु और उसके रेस्टोरेंट के मालिक के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। विवेक इसी मौके की तलाश में था। वो जल्दी से उस छुरी से अपनी रस्सियां काट लेता है और उन दोनों को आपस में उलझा हुआ देखकर विवेक एक झटके के साथ खड़ा हो जाता है। जैसे ही उन दोनों की नजर विवेक पर पड़ती है तो वो स्टोर रूम से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है। विवेक अपना लैपटॉप लेता है, कुछ चिप्स के पैकेट और पानी की बोतल लेता है और रेस्टोरेंट में से थोड़ा सा कैश उठा लेता है। वो स्टोर रूम में बंद मालिक की तरफ देखकर कहता है, चोरी नहीं कर रहा हूं, जरूरत है, एक दिन सूद समेत चुका दूंगा। और ये कहकर विवेक वहां से भाग जाता है। उधर सिद्धार्थ आदिल से जाकर मिलता है। उनकी पिछली मुलाकात काफी इंटरेस्टिंग थी, जब आदिल ने सिद्धार्थ से जानबूझकर झगड़ा किया था, लेकिन फिर उनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई थीं। आदिल सिद्धार्थ से कहता है, मुझे पता है कि बीते कुछ दिन हमारे लिए सही नहीं थे, पर अब हमें अपने कोचिंग और बिजनेस के लिए सीरियस होना पड़ेगा। ये सुनकर सिद्धार्थ कहता है, हाँ, सब हो जाएगा और तुम ना खुद टेंशन लो और ना ही मुझे टेंशन दो। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर आदिल थोड़ा गर्म होकर कहता है, सिड, मेरा सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। मैंने सोचा था कि तुम अपने जीजा को हमारी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए मना लोगे और हमारी कोचिंग में एडमिशन बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद ये सब। सिद्धार्थ आदिल को समझाते हुए कहता है, मैंने पूरी कोशिश की थी, अब वो साला माना ही नहीं। पर तुम उस हरामी को छोड़ो, वैसे भी उसके दिन बहुत कम बचे हैं। तुम मुझे अगले प्लान के बारे में बताओ। आदिल सिद्धार्थ से कहता है, देखो, मेरी नजर में एक प्रॉपर्टी है, उसे खरीद कर हम अपनी नई ब्रांच और खोल सकते हैं। उस एरिया में कई सारे स्कूल और कॉलेज हैं, तो बिजनेस बढ़ने का बड़ा स्कोप है। इस पर सिद्धार्थ कुछ सोचता है और कहता है, पर हमें इसकी जरूरत क्या है? हमारे पास पहले से ही बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। ये सुनकर आदिल कहता है, देखो, अभी उस प्रॉपर्टी पर शहर की सबसे बड़ी कोचिंग है। हम थोड़ी ज्यादा पैसे देकर उस कोचिंग को भी एक्वायर कर सकते हैं। इससे हमें ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना होगा और ना ही नई फैकल्टी पर। तुम ऐसा समझो कि यह प्रॉपर्टी खरीदने पर हमें एक बनी बनाई ब्रांच मिल जाएगी। ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ जाती है और वो कुछ सोचने लगता है, पर अगले ही पल वो आदिल से कहता है, ठीक है, हम उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करेंगे, पर इलेक्शंस के बाद। आदिल परेशान हो जाता है और सिद्धार्थ से कहता है, शायद तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है, इस प्रॉपर्टी पर कई लोगों की नजर है और हो सकता है इलेक्शंस तक बहुत देर हो जाए और हमारा कोई राइवल ही इसे एक्वायर कर ले। और सबसे बड़ी बात, अपनी कंपनी के लिए अगले राउंड की फंडिंग उठाने के लिए इस प्रॉपर्टी का हमारे पास होना बहुत जरूरी है। पर आदिल की इस बात का सिद्धार्थ पर कोई असर नहीं होता, लेकिन सिद्धार्थ आदिल को परेशान नहीं करना चाहता और उठकर जाने से पहले उससे कहता है, देखते हैं, तुम उस प्रॉपर्टी के मालिक से मीटिंग फिक्स करो। सिद्धार्थ के जाते ही आदिल मन ही मन सोचता है, मुझे कैसे भी करके ये प्रॉपर्टी खरीदनी है। उधर पार्टी ऑफिस पहुंचने के कुछ देर बाद जयदेव मोनिका को कॉल करता है। मोनिका के फोन उठाते ही वो कहता है, एक नंबर से बार बार कॉल आया था, लेकिन उनका जवाब देने के लिए यहाँ कोई था ही नहीं। ये सुनकर मोनिका सोचने लगती है, हो ना हो इस फोन नंबर का विवेक से कोई लेना देना जरूर है, वरना सुबह सुबह कोई इस नंबर पर बार बार फोन क्यों करेगा। इतना सोचकर मोनिका जयदेव से कहती है, तुम जल्दी से मुझे वो नंबर भेजो और कॉल हिस्ट्री से उस नंबर की सारी डिटेल्स डिलीट कर दो। हाँ, एक बात और, अगर इस नंबर से दोबारा कोई भी कॉल आए तो तुम उसकी इंफॉर्मेशन सीधा मुझे देना। इतना कहकर मोनिका फोन रख देती है। उसके फोन रखते ही जयदेव वो नंबर उसे मैसेज कर देता है। मोनिका जल्दी से वो नंबर अपने सोर्स को भेज देती है और उसे उस नंबर की लोकेशन पता करने को कहती है। मोनिका मन ही मन सोचती है, एक तरफ कुंवर सा लापता है और दूसरी तरफ राजा साहब ने वार्निंग दी है और ऊपर से रेखा का 1 करोड़ का इनाम। इन सब ने मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, लेकिन मुझे कैसे भी करके कुंवर साहब को ढूंढना ही होगा। तभी मोनिका का सोर्स उसे उस फोन नंबर की लोकेशन बता देता है और मोनिका वहां के लिए निकल पड़ती है। रेस्टोरेंट से भागने के बाद विवेक लोगों की नजरों से बचकर एक खंडहर के अंदर चला जाता है। सुबह का वक्त होने के कारण उसे गलियों में ज्यादा भीड़ नहीं मिलती।
वो खंडहर के अंदर जाकर एक अंधेरी सी जगह पर दीवार की ओट लेकर छुप कर बैठ जाता है और सोचने लगता है, प्रीति मुझे जो पेनड्राइव देने वाली थी, आखिर उसमें ऐसा क्या था? और अगर ये इंफॉर्मेशन रेखा के पार्टी ऑफिस से मिलती थी तो जरूर पुरुषोत्तम जी और प्रीति का कातिल उसी ऑफिस में है। अगर मुझे प्रीति के एक्सीडेंट करने वाले का पता चल जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक एक कड़ी जोड़कर असली कातिल तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं अब ये कैसे पता लगाऊं? बाहर तो हर इंसान इनाम के लालच में मुझे ढूंढ रहा है। विवेक अपने दिमाग पर जोर डालते हुए उस वक्त को याद करता है जब प्रीति का एक्सीडेंट हुआ था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, प्रीति का फोन आते ही मोनिका ने गाड़ी घुमा ली थी। हम जब रेखा के पार्टी ऑफिस के करीब पहुंचे तो प्रीति सड़क पार करके पहले से वहीं पर खड़ी थी। इसका मतलब या तो किसी ने उससे मुझे बात करते हुए सुन लिया था या फिर किसी ने उसे पार्टी ऑफिस के बाहर निकलते हुए देख लिया था। और एक्सीडेंट करने वाली कार काले रंग की मर्सिडीज थी और उसका नंबर, क्या नंबर था उसका? MH04। लेकिन हाँ, शायद उस गाड़ी के पीछे का बम्पर टूटा हुआ था, जैसे उसे किसी बड़ी सी बस या ट्रक ने टक्कर मारी हो। ये याद आने के बाद विवेक को एक उम्मीद की किरण नजर आती है और वो पूरे जोश के साथ खुद से कहता है, मुझे कैसे भी करके उस मर्सिडीज का पता लगाना होगा। लेकिन कैसे? क्या मुझे मोनिका की कोई हेल्प लेनी चाहिए? विवेक इसी उधेड़-बुन में होता है कि तभी उसे बाहर से किसी के बोलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो एकदम चुप हो जाता है। बाहर से एक आदमी बोलता है, अगर ये आदमी हमारे हाथ लग जाए ना तो इसके सर पर जो 1 करोड़ का इनाम है वो भी हमारा हो जाएगा। तभी एक दूसरी आवाज आती है सोच भाई सोच, अगर हम उसे पकड़ लें तो अपनी तो सारी परेशानियां एक झटके में खत्म हो जाएंगी। तभी पहले आदमी की आवाज आती है, पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? और इतने बड़े शहर में वो हमें मिलेगा कहां? इस पर दूसरे आदमी की आवाज आती है, अरे अपनी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, क्या पता भगवान उसे खुद हमारे पास भेज दे। उन दोनों की बातें सुनकर विवेक चौंकन्ना हो जाता है। विवेक हिम्मत करके बाहर झांक कर देखता है कि वो दोनों आदमी वहीं बैठकर शराब पी रहे हैं। उन शराबियों को शराब पीता देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उन दोनों से उसे कोई ज्यादा खतरा नहीं है। विवेक चैन की सांस लेता है और वापस छुपने लगता है। तभी उसका पैर एक बोतल पर पड़ता है और पैर पड़ते ही एक तेज आवाज होती है। उस आवाज से विवेक सुन्न हो जाता है और वो दोनों आदमी उसकी तरफ देखते हैं। लोकेशन को मैप पर फॉलो करते हुए मोनिका उस रेस्टोरेंट पर पहुंच जाती है। कार पार्क करने के बाद मोनिका ने स्कार्फ से अपना चेहरा ढक लिया और आंखों पर गॉगल लगा लिए और तेजी से उस रेस्टोरेंट में चली जाती है। अंदर जाते हुए मोनिका उस रेस्टोरेंट के मालिक को देखती है, जिसके चेहरे पर मारपीट के निशान हैं। मोनिका उससे तेज आवाज में बात करती है, मुझे रेखा सान्याल जी ने भेजा है, मुझे इस रेस्टोरेंट के मालिक से बात करनी है। रेखा का नाम सुनकर रेस्टोरेंट के मालिक की हवा निकल जाती है। वो बात को संभालते हुए मोनिका से कहता है, जी मैडम बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मोनिका रेस्टोरेंट के मालिक को घूर कर कहती है, तो कहां है वो हरामजादा? इतना कहकर मोनिका चुप हो जाती है। मोनिका को विवेक की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, पर विवेक के लिए उस शब्द का इस्तेमाल करने से मोनिका के अंदर एक गिल्ट भी आ जाता है, जो उसकी आंखों से झलकने लगता है। मोनिका को देखकर उस रेस्टोरेंट का मालिक कहता है, वो आदमी, वो तो। रेस्टोरेंट मालिक को इस तरह से घबराया हुआ देखकर मोनिका को किसी गड़बड़ी का अंदेशा हो जाता है और वो चिल्लाकर कहती है, तूने टाइम पास करने के लिए फोन किया था क्या? कहां है वो आदमी? रेस्टोरेंट का मालिक घबराहट में कुछ कह नहीं पाता। तभी मोनिका गुस्से से कहती है, रुक जा, मैं रेखा मैडम से कहकर तेरे रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैंसिल करवाती हूं। यह सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मोनिका के पैर पकड़ लेता है और कहता है, नहीं ऐसा मत करो, मैं आपको सब बताता हूं। मेरे नौकर सेतु ने आपके आदमी को पकड़ के रखा था, पर इनाम के रुपयों के बंटवारे को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया और उसी झगड़े का फायदा उठाकर उसने हमें कमरे में बंद कर दिया और वो यहां से भाग गया। विवेक के भागने की खबर सुनकर मोनिका के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कुराहट आ जाती है,
पर अगले ही पल मोनिका अपने नाटक को जारी रखते हुए उस रेस्टोरेंट के मालिक का कॉलर पकड़कर उससे चिल्लाते हुए कहती है, तुमसे एक मामूली सा आदमी नहीं संभला? अब तुम्हें रेखा मैडम के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता है। बेटा तू तो गया। ये सुनकर वो मोनिका के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे बचा लीजिए, आप मुझसे जो कहेंगे वो मैं करूंगा, बस आप मुझे बचा लीजिए। मोनिका कहती है, बचने का एक ही रास्ता है, तुझे और तेरे नौकर को इस बात को भूल जाना होगा कि तुमने उस आदमी को कभी पकड़ा था। मैं रेखा मैडम से कह दूंगी कि तुम्हें कुछ नहीं पता। ये सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक अपने आंसुओं को पोंछता हुआ हाँ में सर हिला देता है। रेखा का नाम सुनकर और मोनिका को खुद पर चिल्लाता हुआ देखकर उसके सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो मोनिका की बातों में आ जाता है और उससे कोई सवाल जवाब नहीं करता। उस रेस्टोरेंट के मालिक को धमकाकर और विवेक की इंफॉर्मेशन लेकर मोनिका वहां से निकलती है, पर उसे अब भी विवेक की चिंता हो रही है। विवेक यहां से तो बच गया, लेकिन आगे क्या होगा? उधर विवेक के पैर के नीचे आई बोतल से जो आवाज हुई थी, उसने उन दोनों शराबियों का ध्यान उस तरफ खींच लिया। तभी एक शराबी की आवाज आती है, कौन है रे उधर? जिसे सुनकर विवेक सांस रोककर चुपचाप बैठ जाता है। तभी वो आदमी दोबारा पूछता है, अरे कौन है रे उधर? बाहर आता या मैं ही उधर आऊं? इतना कहकर वो आदमी खड़ा होने की कोशिश करता है। इस पर दूसरा आदमी कहता है, अरे छोड़ ना, होगा कोई कुत्ता बिल्ली, और कोई भी हो अपने को क्या लेना देना है। ये सुनकर पहला आदमी धम से जमीन पर बैठता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अपने को क्या लेना देना, अपने को लेने 1 करोड़ उस भगोड़े रेखा के दामाद को पकड़कर। इस पर दूसरा आदमी कहता है, पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? ये सुनकर पहला आदमी कहता है, पकड़ लेंगे जब पकड़ेंगे, अभी तो मेरे ग्लास को भर दे। इतना कहकर दोनों आदमी दोबारा शराब पीने लगते हैं। विवेक एक बार फिर हल्का सा झांक कर बाहर देखता है। दोनों बाहर जाने के रास्ते में ही बैठे हैं। विवेक उनकी नजरों से बचकर वहां से कैसे निकलेगा? क्या मोनिका विवेक को सही समय पर इस मुसीबत से बचा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए श्रीमान सुपर रिच, सिर्फ पॉकेट FM पर।